क्लास 7 की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में पर्यावरणीय आपदा, जैव मंडल तथा परितंत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पर्यावरणीय आपदा को पढ़ते हैं। मौजूद खतरे अथवा जोखिम को आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा, चक्रवात, सुनामी, बिजली चमकना, बादल फटना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। इसमें मनुष्य का ज़्यादा योगदान नहीं होता है, नहीं के बराबर ही होता है। ये घटनाएं पृथ्वी के धरातल के ऊपर अथवा नीचे चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के पारस्परिक प्रभाव के परिणाम ही होता है। उदाहरणतया धरातल के नीचे प्रवाहित तरल चट्टानी पदार्थ, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है, ज्वालामुखी के दौरान धरातल के ऊपर आ जाता है। यह पूरी प्रक्रिया चट्टान निर्माण की प्रक्रिया का ही अंग है, परंतु ठीक इसी समय यह भूकंप तथा ज्वालामुखी का भी कारण बनता है। ये प्राकृतिक आपदाएं जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। क्या आप जानते हैं कि मानवीय क्रियाएं भी इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी होती है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे संभव है? अब पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आपदा क्या होता है। तो हमारे सामने मौजूद जो भी खतरे या जोखिम होता है, जो बहुत भयानक हो, बहुत खतरनाक हो, तो वो आपदा कहलाता है। तो इसमें दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक आपदाएं, एक मानव के द्वारा भी होता है। तो प्राकृतिक आपदाएं में क्या क्या आएगा? तो भूकंप, भूस्खलन यानी ज़मीन का खिसकना, पहाड़ का टूटना, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा, चक्रवात, सुनामी, बिजली चमकना, बिजली गिरना, बादल फटना, ये सभी प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो ये सभी घटना कहाँ होती है? तो ये घटनाएं पृथ्वी यानी जिस पे हम लोग रह रहे हैं, भू प्रॉपर्टी के ऊपर अथवा नीचे चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के पारस्परिक प्रभाव के कारण ही ये सभी घटनाएं होती है। आगे की आप लोग क्लास में पढ़ेंगे आगे कि भू प्रॉपर्टी जो है, पृथ्वी का जो भाग है धरातल का, वो उस पे कई सारी प्लेटें हैं और ये प्लेटें आपस में ये गति भी करती है और इन्हीं गति के कारण ये सारी घटनाएं धरातल के ऊपर भू प्रॉपर्टी पर होती है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। ये हमें आपदा के रूप में हमारे सामने आती है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ अपसारी गति करती है और ये दो प्लेटें हल्की या भारी हो सकती है, ऐसा ही होता है। तो भारी प्लेट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ टकराती है, भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग काफ़ी गर्म है, तो गर्म होने के कारण ये भारी प्लेट जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है, वहाँ उसको वो पिघलाकर मैग्मा बना देती है। जब मैग्मा बन जाता है तो वो बाहर निकलने के लिए भू प्रॉपर्टी पर प्रेशर देता है नीचे से, और जहाँ उसको कमज़ोर क्षेत्र भू प्रॉपर्टी का दिखाई देता है, उस क्षेत्र से वो निकलना शुरू करता है और इस निकलने के क्रम में धरातल पर भू प्रॉपर्टी पर भूकंप, ज्वालामुखी की घटना, भूकंप तेज़ी से आता है, कभी बहुत तेज़ी से आता है, कभी हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया होती है। उसके बाद
ज़मीन फट भी जाता है, पानी निकल जाता है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं उस समय होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ज़मीन से मैग्मा बाहर निकल जाता है तो वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो जब ज्वालामुखी धरातल पर होती है तो बहुत से वाष्प, धूलकण, लावा, मैग्मा, कोयले, खनिज तत्व बहुत सारे एक साथ निकलते हैं और निकलने के बाद वातावरण के साथ वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ज्वालामुखी पहाड़ का निर्माण करता है। बहुत सी चट्टानें बनती है, उससे बहुत से खनिज तत्व निकाले जाते हैं। लेकिन जब ये घटना होती है तो धरातल पर कई सारी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। भूकंप के झटके, हल्के झटके, बहुत तेज़ भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया होती है। आसपास के वातावरण को बहुत प्रभावित करता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और वायुमंडल में गैस, धूलकण, जलवाष्प भर जाता है जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये चट्टान बनने की प्रक्रिया में इतनी सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है। अब इसके लिए कुछ हद तक मनुष्य भी जिम्मेवार है। कैसे जिम्मेवार है? तो बहुत से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पर्यावरण को बचाया जाए, उससे ऐसा कुछ किया जाए कि पहाड़ हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई करने के लिए पहाड़ों पर बड़े बड़े भारी भरकम बिल्डिंग, महल, होटल बना देते हैं और जब भूकंप आता है तो उस भारी भरकम बिल्डिंग जो गिरता है उसके कारण बहुत से जान माल का नुकसान होता है, भूस्खलन होता है। इस तरह या उस मकान में दरारें पड़ जाती है, उसमें दब के बहुत से लोग मर जाते हैं। तो बहुत हद तक मनुष्य भी उत्तरदायी है। पहाड़ों पर जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको काट कर लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने आर्थिक आमदनी के लिए उसको काट कर बेच देते हैं। वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है, बहुत से नए नए काम हो रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है। तो मनुष्य भी इसके लिए उत्तरदायी है। क्या आप जानते हैं मानवीय क्रियाएं भी इन आपदाओं को उत्तरदायी है? तो आपको बताएं ही क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों और कैसे संभव है? तो जैसा कि अभी आपको बताए उसी तरह से हो सकता है। अगर हम लोग इस तरह की काम पहाड़ों पर या जिस क्षेत्र में भूकंप आने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें नहीं किया जाए तो शायद हम लोग भूकंप से बच सकते हैं, आपदा से हम लोग बच सकते हैं। अब है जैवमंडल। जैवमंडल से अभिप्राय है सजीव संसार। इसमें जीवन के सभी प्रकार जैसे पौधे, पशु, मानव आदि शामिल होते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगर ये स्थल, जल और वायु तीनों नहीं होंगे तो वहाँ जीवन जीना संभव नहीं होगा। तो जैवमंडल का अर्थ क्या होता है? सजीव संसार। जहाँ सजीव प्राणी निवास करते हैं उसी को जैवमंडल कहते हैं। सजीव प्राणी कहाँ निवास करेंगे? तो जहाँ स्थल होगा, जल होगा और वायु होगा, उसी स्थान पर जीव जंतु निवास कर सकते हैं। यानी जीवन के सभी अनुकूल साधन जहाँ उपलब्ध होंगे वहीं जैवमंडल हो सकता है। अब इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। यह पृथ्वी का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। कौन? जैवमंडल। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जैविक पदार्थ रहते हैं। ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सभी जैविक पदार्थ रहते हैं, सभी जीव जंतु रहते हैं। यह क्षोभ सीमा से समुद्र तल के लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक फैला है। जीवमंडल कहाँ तक फैला है? तो क्षोभ मंडल से लेकर जमीन के नीचे धरातल
समुद्र तल में 11 किलोमीटर तक ये जैवमंडल है। यह जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करता है। कहाँ? जैवमंडल में। इससे जैवीय तथा अजैवीय पर्यावरण परस्पर क्रियाएं करते हैं, रहते हैं तथा अनेक प्रकार का भोजन एवं कच्चा माल उत्पन्न करते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। अब इसमें जैवीय तथा अजैवीय पर्यावरण आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनका अपने जो कोई भी जीव जो जहाँ रहता है उसको अपने आसपास के वातावरण के साथ उसका अंतर संबंध होता ही है तथा अनेक प्रकार का भोजन तथा कच्चा माल भी ये लोग उत्पन्न करते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। वातावरण से ही वो अपने जीवन के अनुकूल साधनों को प्राप्त करते हैं। मानव तथा वातावरण का अंतर संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। तो अब हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या है? परितंत्र क्या है? यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी यानी सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये क्रियाएं ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में यह एक विशेष भौतिक पर्यावरण के पादपों तथा जीवों के समुदाय को दर्शाता है, जिसे लगातार ऊर्जा तथा पादपों का प्रवाह होता रहता है। यह प्रवाह परितंत्र के सजीव एवं निर्जीव दोनों तंत्रों में सक्रिय रहता है। सभी पौधे, जंतु एवं मानव अपने आसपास के वातावरण पर आश्रित रहते हैं, साथ ही ये एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। इस प्रकार इसका आपसी तथा अपने आसपास के वातावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। पहले हम लोग इसको समझेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। हम देखते हैं कि केरल में भारी मूसलाधार वर्षा के साथ हरे भरे खेत एवं खलिहान, खेत एवं नारियल के बागान, हाथी और अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जबकि राजस्थान, जहां वर्षा न के बराबर होती है, वहां हर तरफ केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। यहाँ ऊँट, छिपकली, सांप आदि जीव जंतु भी मिलते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों का रहन सहन हर जगह अलग अलग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। हम जानते हैं कि पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पहले चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है परितंत्र क्या है। तो परितंत्र जो है, इकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है। इसको आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी जीव या जीव समुदाय का उसके आसपास के वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये परितंत्र, इकोसिस्टम, इकोलॉजी का ही एक इकाई रूप है। मान ले किसी जंगल में एक हिरन है। उस हिरन का उस जंगल के आसपास के क्षेत्रों से क्या संबंध है, वही इकोसिस्टम कहलाता है या परितंत्र कहलाता है। एक जीव जहाँ रहता है उसका संबंध
उसके आसपास की मिट्टी से होता है, उसके आसपास के वायु से होता है, उसके आसपास के जल से भी होता है। यानी जितनी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है वहाँ रहने वाले जीव का उस प्राकृतिक वस्तुओं से उसका अंतर संबंध होता है। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने 1865 ईस्वी में किया था। इकोलॉजी एक बड़ा और व्यापक भाग होता है, जबकि इकोसिस्टम इसी का इकाई भाग होता है। अब है परितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। परितंत्र में किसी जीवधारी का अपने आसपास के जैविक तथा अजैविक कारकों के साथ परस्पर संबंध परितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। परितंत्र में उसकी भौगोलिक सीमा तय होती है। मान ले किसी घास के मैदान में रहने वाले जीव का वहाँ के वातावरण के साथ परस्पर संबंध होगा। अब इकोसिस्टम के लिए, परितंत्र के लिए कुछ खास विशेषताएं होती है। यदि ये सभी विशेषता वहाँ हो तो इकोसिस्टम होता है। जैसे सुनिश्चित क्षेत्र, एक कार्यशील इकाई क्षेत्र, एक खुला क्षेत्र या स्वतंत्र क्षेत्र, और इसकी अपनी उत्पादकता। उसके बाद है 3 संघटक, ऊर्जा, जैविक और अजैविक घटक। अगर ये सभी जहाँ मौजूद होंगे तो इकोसिस्टम या परितंत्र होगा, अन्यथा नहीं। अब एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, जैसे घास का मैदान है या किसी रेगिस्तानी क्षेत्र है या कोई नदी है, उसमें भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। और इकोसिस्टम तभी होगा जब वहाँ एक कार्यशील इकाई काम करती होगी। जैसे सक्रिय कार्यशील इकाई, जैसे किसी क्षेत्र में जीवित प्राणी होते हैं तभी परितंत्र बनेगा, अन्यथा अगर जीवित प्राणी उस क्षेत्र में नहीं है तो परितंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। जो जीवित प्राणी वहाँ होंगे वो सांस लेंगे, जिसमें सांस के रूप में वो वायु को लेते हैं, यानी निर्जीव पदार्थ को लेते हैं। तो किसी परितंत्र के निर्माण के लिए किसी सक्रिय कार्यशील इकाई का होना निश्चित है, तभी परितंत्र हो सकता है। उसके बाद एक खुला क्षेत्र होना चाहिए, स्वतंत्र क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ जिस सिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में काम स्वतः ही हो, वो मनुष्य द्वारा चालित नहीं हो। अब मान लीजिए किसी चिड़ियाघर में, वो भी एक सिस्टम है लेकिन वो मानव द्वारा चलाया जा रहा है, मानव के द्वारा बनाया जा रहा है। शेर को पिंजड़े में, भालू को पिंजड़े में रखा जाता है और मनुष्य के द्वारा, चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा उसको मांस दिया जाता है। तो ये इकोसिस्टम नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र, ऐसे जंगल आदि का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे स्वतः ही उग जाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। उस भोजन को शाकाहारी जीव, पेड़ पौधे वनस्पति को खाते हैं। शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है, और मांसाहारी जीव जब मर जाते हैं तो उसमें अपघटन की क्रिया होती है। फंगस, बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देते हैं, फिर वो ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाता है। उससे पेड़ पौधे पोषक तत्व लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं, उसको द्वितीय उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बाद फिर अपघटन की क्रिया होती है। तो इस तरह का जहाँ चक्र चलता हो वहीं परितंत्र का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसके 3 मुख्य संघटक हैं क्या? ऊर्जा, जैविक और अजैविक घटक। यानी
ऊर्जा सनलाइट होना चाहिए जहाँ से पेड़ पौधे अपना भोजन बना सके। पेड़ पौधे को लेने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कोई जैविक घटक होना चाहिए और अजैविक घटक जो उसको अपघटन करने के लिए होना चाहिए, तभी इकोसिस्टम बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।